स्वराज एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि अध्यादेशों की वापसी और समर्थन मूल्य की गारंटी पर अड़े किसान। 10 सितंबर को सिरसा में महारैली का किया ऐलान। 15 अगस्त को काले झंडों के साथ कर चुके हैं प्रदर्शन। पंजाब के मानसा में खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान की मौत। परिजनों ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। किसान का कर्ज माफ करने और मुआवजा देने की मांग। एमपी में बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने की मांग। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को लिखी चिट्ठी। कहा शरबती गेहूं, कोदो, कुटकी को भी मिले जीआई टैग। और महाराष्ट्र में पोला पर्व तो छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया पोरा तिहार। छत्तीसगढ़ में सीएम आवास में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों को दी तीजा पोरा तिहार की बधाई। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसके खिलाफ किसानों ने अब 10 सितंबर को महारैली करने का ऐलान किया है। ये किसान कृषि अध्यादेशों को वापस लेने और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार जून में कृषि बाजार सुधार के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई है। इससे किसानों को लाभ होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान 15 अगस्त को भी काले झंडों के साथ प्रदर्शन कर चुके हैं। पंजाब के मानसा जिले में आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसान की मौत हो गई है। इससे नाराज किसान संगठनों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार को कोटडा गांव के किसान बलबीर सिंह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करने आए थे। इनकी शिकायत 15 अगस्त को कोरोना के खतरे के बावजूद स्कूल में कार्यक्रम करने और इसमें मंत्री के शामिल होने से जुड़ी थी, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी तो बलबीर सिंह ने वहीं पर जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद सड़क पर उतरे किसान संगठन बलबीर सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करने, उनका कर्ज माफ करने और परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने की मांग कर रहे हैं। ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੌਤ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ। राजस्थान के बीकानेर में नापासर थाने के बाहर किसानों का धरना जारी है। ये किसान सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस की वर्दी फाड़ने और मारपीट करने जैसे आरोपों में गिरफ्तार किए गए 5 किसानों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की है। उनका ये भी कहना है कि सरकार पूरे मामले की जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। किसानों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए किसानों ने थाने में जमीन अधिग्रहण को लेकर अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें हुई कार्रवाई के बारे में पता करने गए थे। तभी पुलिस ने मनगढ़ंत मामला बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राजस्थान में बीते कई महीनों से केंद्र सरकार के भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद चल रहा है। किसान अधिकारियों पर मुआवजे देने में गड़बड़ी करने की शिकायत कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। थाना अधिकारी कह रहा है कि मेरी वर्दी फाड़ दी गई, जबकि खुद वर्दी फाड़ करके और इन पर सरकारी कार्य में बाधा का 5 किसानों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। हमारी मांग है कि इस थाना अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापिस हो, नहीं तो हम
उनकी जमानत नहीं करवाएंगे और कल पूरे राजस्थान से किसान नापासर थाने में आएंगे और शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं हो जाती तब तक हम थाने के बाहर धरने पे बैठे रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो उसको सस्पेंड करो, उसके बाद जांच करो। वास्तव में जांच कमेटी बिठाओ कि किसानों ने बदतमीजी की कि नहीं की। किसानों ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार भले ही 10 राज्यों के 5.25 लाख हेक्टेयर इलाके में टिड्डी नियंत्रण के दावे कर रही हो, लेकिन ये खतरा अभी तक टला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों तरफ रेगिस्तानी टिड्डियों की समर ब्रीडिंग जारी है। पाकिस्तान के नागर पार्कर और दक्षिणी सिंध में टिड्डियां उड़ने लायक हो गई हैं और अपने दल बनाने लगी हैं। यही हाल भारत में राजस्थान का है। पूरे प्रदेश में टिड्डियों की ब्रीडिंग जारी है। ये हॉपर अपने समूह बनाने में लगे हुए हैं। इस महीने तक अंडों से टिड्डियों के निकलने की दर बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा सोमालिया से भी टिड्डी दल भारत पहुंचने का खतरा अभी बना हुआ है। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेटेड वर्जन के लिए बातचीत करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के डेप्यूटी डायरेक्टर फरीदाबाद से डॉक्टर KL गुर्जर जी से। गुर्जर जी, इस वक्त फिर से FAO ने एक अलर्ट जारी किया है टिड्डियों को लेकर कि इंडो पाकिस्तान दोनों ही तरफ ब्रीडिंग हो रही है और जो एडल्ट्स हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं। राजस्थान में भी हॉपर्स जो हैं वो बैंड्स बना रहे हैं। तो इस सब से आप जो खरीफ की फसल है उससे आप किस तरह का खतरा देखते हैं? जो पॉपुलेशन ब्रीडिंग थी वो मैचर पॉपुलेशन अभी जो करनी थी एगलाइंग वो कंट्रोल हो गई है। अभी जो उससे हैचिंग होकर के जो होपर्स निकलते हैं वो स्टेज है अभी जी। तो वो मैक्सिमम होपर्स हैचिंग होने के बाद जो होपर्स निकलते हैं वो भी निकल चुके हैं और उनका कंट्रोल ही साइमल्टेनियसली चल रहा है बराबर से, और दोनों तरफ इंडिया में और पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो ये जो इंडो पाक बॉर्डर के दोनों तरफ जो ब्रीडिंग की आप कह रहे हैं वो अभी सिचुएशन बहुत ही हॉपर्स कंट्रोल की सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है। और अभी उसको फर्दर उसको जो है हॉपर्स को उसमें मैच्योर जो कोई जो फार्म है वो बनने की बहुत संभावना है इंडिया में, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल किया जा रहा है हॉपर्स को। और जो लोकेशन है मैक्सिमम कंट्रोल हो चुकी है, बहुत थोड़ी लोकेशन बची है जो कि अभी कंट्रोल हो रही है। इसमें ये बोला जा रहा है कि सोमालिया से भी और टिड्डियां आ सकती हैं। तो जो पहले ही ब्रीडिंग हो रही है दोनों तरफ, राजस्थान में हॉपर्स जो हैं वो बैंड्स बना रहे हैं और सोमालिया से भी टिड्डी दल आ सकता है। अभी तक तो कोई नोटिस नहीं हुआ है और अभी तक कोई आई नहीं है लेकिन फिर भी अगर आती है तो हमारी जो भी तैयारियां हैं वो भी हम तैयार हैं इसकी कंट्रोल के लिए। जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि बारिश का मौसम में इनका और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, ब्रीडिंग हो रही होती है, बारिश में जो फसलें हैं वो भी बढ़ रही होती हैं, तो खरीफ की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी। पिछले साल तक जनवरी फरवरी तक ये प्रॉब्लम रही। इस साल आप लोग का जो स्टडी जो किया है लोकस्ट का पैटर्न क्या निकल कर आ रहा है? किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस जो आप लोग पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने क्या सामने रखा? हाँ, इस बार जो जैसे पिछले साल लगातार मैच्योर स्वार्म वगैरह आ रहे थे, इस साल कोई ऐसा कंटिन्यूस स्वार्म नहीं है, कंटिन्यूस स्वार्म नहीं आ रहे हैं। जो पिछले दिनों जो इमैच्योर और मैच्योर जो स्वार्म आ रहे हैं वो सब कंट्रोल कर लिए गए हैं। और अभी जो सिर्फ जो एग लेइंग हुआ था उससे जो हॉपर्स इमरजेंस हुए हैं वो कंट्रोल चल रहा है। तो ऐसा जो क्रॉप्स के अंदर नुकसान होने की संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि उनको टाइमली कंट्रोल किया जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टार में ही। तो इसलिए कोई ऐसी संभावना नहीं है कि क्रॉप को डैमेज होगा। और जो एडजॉइनिंग जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। इसलिए पिछले साल की तरह जो लगातार जो स्वार्म आ रहे थे मैच्योर, वो वाली पोजीशन इस साल नहीं है। सर, एक और बात बताएं कि इसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्लोरोपायरिफॉस और डेल्टामेथरिन को मिलाकर मिक्स करके इस्तेमाल करने की बात है। क्लोरोपायरिफॉस उन 27 पेस्टिसाइड्स में से है जिनका ड्राफ्ट ऑर्डर सरकार ने सामने रखा है बैन करने के लिए।
और उस पर फीडबैक मांगा। तो ऐसे में जो हम दवाइयाँ छिड़क रहे हैं इन पर कंट्रोल करने के लिए, उससे आप किस तरह का असर देखते हैं और आगे किस तरह की राह होनी चाहिए कि हम जैविक खेती की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये हमारी इस वक्त मजबूरी बन गई है कि इस तरह की दवाइयों का छिड़काव करें? हाँ, एक्चुअली लोकस्ट कंट्रोल के लिए और भी पेस्टिसाइड हैं क्लोरोपाइरीफास के अलावा, जो कि FAO के द्वारा रिकमेंडेड है और CIBRC के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो अल्टरनेट काफ़ी पेस्टिसाइड हैं। अगर एक दो पेस्टिसाइड बैन भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात ये बायोपेस्टिसाइड की आपने जो बोली है, उसके अंदर जो ये इसका बायोपेस्टिसाइड है वो भी हम जो है इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ अप्लाई की पूरी मतलब उसमें प्रोसेस में है। और जितना इसका मैक्सिमम इसका बायोपेस्टिसाइड जो इसका है जो उसका यूज़ भी किया जाएगा जिस एक्सटेंट तक और जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी उसके लिए। तो आप बोल रहे हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स को भी इस्तेमाल करने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है? यस यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। बिहार में बाढ़ से हालात और खराब होते जा रहे हैं। राज्य के 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में 81 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इससे अब तक 8,84,000 हेक्टेयर से ज्यादा पर खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है। यहाँ 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में लगी फसलें बाढ़ से तबाह हो गई। बिहार में फसल बीमा योजना की जगह बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू है। इसके तहत 20% फसल का नुकसान होने पर प्रति एकड़ 7500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन किसानों को अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई है। हमारा जिला गोपालगंज बाढ़ से पूरे बिहार में सबसे अधिक प्रभावित है। आज तक कृषि विभाग के द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया जिससे किसानों को कृषि इनपुट मिल सके। किसानों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। इससे पहले भी फसल क्षति हो गई, मक्का की क्षति हुई, लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। अभी सभी सारी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई है चुनाव में, लेकिन सरकार को चाहिए कि सभी किसानों को कम से कम मुआवजा दे, किसानों का ऋण माफ हो। बिहार में दिन ब दिन हालत खराब हो रही है। बाढ़ के कारण किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता बिहार से धीरेन्द्र सिंह टुड्डू जी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, क्या स्थिति है ग्राउंड पर? जब लास्ट हमने बात की तो कृषि मंत्री जो प्रेम कुमार जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि कृषि अधिकारी ग्राउंड पर जा रहे हैं और आकलन की बात हो रही थी और बोला जा रहा है कि जो फसल सहायता योजना है उसके तहत कुछ 8.5 लाख किसानों को फायदा पहुंचने का दावा कर रही है राज्य सरकार। जी नमस्कार। बिहार के जी नमस्कार। 18 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से पूर्णतः प्रभावित है और 8 जिला आंशिक प्रभावित है। लगभग बिहार में सब मिलाकर के जल जमाव और बाढ़ से 16 लाख हेक्टेयर किसानों का फसल बर्बाद हुआ। अभी तक जिले से जिलावार जो पर्यवेक्षण या सर्वेक्षण रिपोर्ट जाना है कृषि विभाग से, मात्र 4 जिला से विभाग को दिया गया है, सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया गया है। किसी जिला से कोरोना और महामारी के चलते अधिकारी ग्राउंड पर नहीं आ रहे हैं। स्थिति बद से बदतर है। किसानों को फसल सहायता योजना की जो बात माननीय प्रेम कुमार मंत्री जी बिहार सरकार कृषि मंत्री ने कहा, उन्होंने 5,18,24,00,000 रुपया 24,000 रुपया किसानों को देने का काम किया, जो किसानों के खाते में नहीं गया। इधर रबी का जो ओलावृष्टि, तूफान और अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हुआ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, उसका उन्होंने कहा कि 700 करोड़ हम किसानों को खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया, किसानों के खाते में नहीं गया। ये मेरे पास प्रमाण है और ये प्रमाण यह दर्शाता है कि किसान के खाते में अभी तक नहीं गया है। ये पूरे बिहार की स्थिति है, मैं प्रामाणिकता के साथ में रखा हूं। और
बिहार का बदतर स्थिति है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव में लगे एक हुए और हैं। बात कोई बताएं राजनीतिक कि बाढ़ की वजह से जो कृषि मंत्री हैं और जो कृषि अधिकारी हैं, शायद उनका फोकस बाढ़ ग्रस्त इलाकों में है, लेकिन जहां जल जमाव हो रहा है वहां पर क्या हालात है, क्योंकि वहां भी फसल को काफी नुकसान पहुंचा होगा। विगत 5 वर्षों में सबसे ज्यादा अतिवृष्टि वर्षापात बिहार में हुआ है और लगभग 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जल जमाव के कारण। व्यापक क्षति, बाढ़ से ज्यादा क्षति जल जमाव से है। लगभग 26 जिला जल जमाव से प्रभावित है और उसका सर्वे कोई कृषि कर्मचारी पदाधिकारी नहीं कर रहा है, सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करने की चेष्टा रख रहा है और बाढ़ का ग्राउंड पे जाकर के कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा है। बिहार में मात्र 4 जिला से रिपोर्ट गया है, अभी तक पूरे जिला का नहीं गया है। मैं दावे के साथ और चुनौती भरा शब्द में बोलता हूं, मैं कोर्ट से शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूं सरकार के खिलाफ। यदि वो आज के डेट में या 3 दिन के अंदर पूरे राज्य का वो दर्शा दे कि हमारे पास ये रिपोर्ट आ गया है, कागज दिखा दे पूरे जिलेवार बिहार का, तो मैं मान लूंगा और मैं झूठा आरोप नहीं लगाता हूं। सरकार फेल है, कहीं कोई कृषि इनपुट सब्सिडी या अनुदान या फसल सहायता, फसल क्षतिपूर्ति देने में सक्षम नहीं है। बीजेपी बिहार पर जब हम ट्वीट्स देखते हैं तो उसमें इस तरह के ट्वीट्स दिख रहे हैं, खुश हो अन्नदाता तो बढ़ेगा प्रदेश, और सरकार की तरफ से 8.5 लाख से अधिक किसानों को सहायता दी जा चुकी है। मगर आप जो जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं वो इससे जुदा है। ये बताएं कि रोजगार के फ्रंट पर क्या स्थिति है, मनरेगा की क्या स्थिति, क्योंकि वहां बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पर तो मनरेगा को लेकर सारा ही काम ठप होगा। दो प्रश्न आपका अनिका जी था कि बीजेपी कह रही है अन्नदाता खुश हो, 8 लाख किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार में कृषि रोड में फेल हो गया सरकार का और कृषि विभाग का। मनरेगा की स्थिति यह है कि जो कृषक मजदूर थे जो दूसरे राज्य में पलायन करके गए थे, कोरोना की वजह से वापस अपने घर पे आए कि यहाँ संसाधन जो भी कृषि का कार्य क्षेत्र है उसको करके जीविकोपार्जन करेंगे। ग्राउंड में बाढ़ से पूरा फ्लड से डूब गया बिहार, उत्तर बिहार पूरा डूब गया, 18 डिस्ट्रिक्ट पूरा बाढ़ प्रभावित है। मनरेगा का कहीं काम नहीं हो रहा है, कृषि में मनरेगा को समावेश भी नहीं किया गया है। कृषक मजदूर को एक एक दाना के लिए मोहताज है और बाढ़ के कारण इलाज कराना तो दूर, जीने के लिए खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है। बहुत बदतर स्थिति है बिहार में, कोई देखने वाला नहीं है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव में लगा हुआ है, कोई किसान को देखने वाला नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है राज्य सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से आपको किस तरह की मदद की उम्मीद है? केंद्र सरकार, मैं पिछले बार प्रेम कुमार जी के सामने रखा था आप ही के माध्यम से कि बिहार को बाढ़ प्रभावित राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता तो केंद्र सरकार से भी कुछ राहत मिलती और कृषि ऋण माफ होता। कृषि ऋण माफ हो जाए यहाँ के किसानों को और फसल क्षतिपूर्ति मिल जाए तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक किसानों को राहत मिलने का रास्ता मार्ग प्रशस्त होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन सुझावों को सामने रखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सही जगह तक, सही लोगों तक पहुंच रही हो। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग न मिलने के लिए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग नहीं मिल पाया है। राज्यसभा सांसद ने यह भी लिखा कि बासमती ही नहीं, प्रदेश में पैदा होने वाले शरबती गेहूं, ज्वार, बाजरा, कोदो और कुटकी को भी जीआई टैग नहीं मिल पाया है। कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग नहीं मिल पा रहा है, जबकि किसी भी तरह से गुणवत्ता में कमी नहीं है। मुझे इस बात की हैरानी होती है
कि शिवराज सिंह जी अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को नहीं उठा पाए। पिछले 13-14 साल से वे मुख्यमंत्री रहे हैं। अब केंद्रीय कृषि मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा के हैं। अब क्या दिक्कत है? मैं चाहूंगा और केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले बासमती चावल को जीआई टैग तत्काल दिलवाएं ताकि उन्हें अपने उपज का सही मूल्य मिल सके। कोरोना की शुरुआत से ही पोल्ट्री उद्योग चरमरा गया, बाकी कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। आलम यह है कि करोड़ों रुपयों का नुकसान झेल चुका ये उद्योग अब भी अपनी रफ्तार पर वापस नहीं आ पाया है। देखिए ये रिपोर्ट। चारों तरफ फैला सन्नाटा बता रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन से बेपटरी हुए पोल्ट्री उद्योग की गाड़ी अब भी पटरी पर नहीं लौटी है। अफवाह की मार, मांग में कमी, दाम में गिरावट, लागत में इजाफे के साथ साथ मुर्गे मुर्गियों को बेचने की जगह मार देने तक इस उद्योग ने बीते कुछ महीनों में वो सब कुछ देखा और झेला जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। लॉकडाउन से पहले तो ये रहा कि भाई कोरोना पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाने से फैलता है, तो ये फैलने से 70% मार्केट गिर गई। जो लॉकडाउन के दौरान जिनके पास जितने भी बर्ड थे, चिक्स थे, उनको फीड नहीं मिला क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं था, तो जितने भी बर्ड थे सब ने अपने को वहीं कल्स करना पड़ा, मीनिंग उनको दबाना पड़ा जिंदा एज ए लाइव बर्ड। तो लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक होने के बाद भी 80% लोग अभी नहीं चला पा रहे। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार वाले पोल्ट्री उद्योग ने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घाटा झेला है। इसके बावजूद किसानों को सरकार से अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया, हमें बड़ा सरप्राइज हुआ कि जिस पोल्ट्री उद्योग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों एम्प्लॉयमेंट्स हैं। हमारे हरियाणा में भी छोटे बड़े 10,000 पोल्ट्री फार्म्स हैं, तो उन्होंने एक वर्ड भी पोल्ट्री के लिए नहीं बोला। हमारा उद्योग बंद होने के कगार में है। सरकार ने अगर मदद नहीं करी तो मैं कह सकता हूं कि इसमें लगे हुए करोड़ों जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। देश में पोल्ट्री उद्योग से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चलती है। यही वजह है कि पोल्ट्री उद्योग पहले जैसी ताकत पाने के लिए सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांग रहा है। कोरोना और लॉकडाउन के साथ ही अफवाह और बाजार में मांग की कमी ने पोल्ट्री उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। इन उद्योग को चलाने वाले लाखों करोड़ों का नुकसान उठा चुके हैं और लगातार उठाते जा रहे हैं। आलम यह है कि लाखों करोड़ों परिवारों का पेट पालने वाला ये उद्योग आखिर इस नुकसान से कैसे उभरेगा, इसकी ना तो इन लोगों को कोई उम्मीद है, ना ही कोई चारा। हरियाणा के तोशाम से कैमरा पर्सन सोमिन के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में पूरे उल्लास के साथ पोला पर्व मनाया गया। इस दिन किसान खेती किसानी में अपने सहयोगी रहे बैलों की पूजा करते हैं और उनका आभार जताते हुए पोली नैवेद्य और गुड़वनी खिलाते हैं। इससे पहले वो अपने बैलों को नहलाकर तेल और हल्दी की मालिश करते हैं, उनकी सींगों को गेरुए से रखते हैं, नई डोरी, घुंघरुओं और दूसरी चीज़ों से सजाते हैं। किसानों के बीच एक तरह की होड़ रहती है कि किसका बैल आज कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये बैलों को काम से आराम देने का दिन होता है। लॉकडाउन के शासन तरफ से शासन ने बोले कि आप कौन सा त्यौहार नहीं मनाओ, बोल के हम पारंपरिक पद्धति से हमारे घर में त्यौहार बना रहे हैं। खेत में आके सब फैमिली, हमारी पूरी फैमिली खेत में आए और यहाँ बना रहे हैं। नहीं तो हर साल हम औसे को बैल को ले जाते थे, यहाँ से 10 किलोमीटर बैल आते हैं हमारे चलते औसे को, वहाँ हम त्यौहार मनाते। महाराष्ट्र में जहां पोला पर्व तो छत्तीसगढ़ में पोरा त्योहार की धूम रही। मुख्यमंत्री आवास पर दूसरी बार पोला पर्व को लेकर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को पोला पर्व की बधाई दी और खुद भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। तीजा और पोला का जो बहुत महत्व है छत्तीसगढ़ में, और पिछले
पिछले साल बहुत उत्साह से मनाए थे, इस साल कोरोना के कारण से बहुत इसका लिमिटेड रखा गया है। लेकिन ये पर्व है, घर घर में सभी जो बेटियां हैं वो मायके आती है, लेकिन इस कोरोना काल में बहुएं हैं वो भी अपने ससुराल में और बेटियां हैं वो भी अपने ससुराल में, ये स्थिति हो गई है। लेकिन फिर भी इस त्योहार का बहुत महत्व है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।